एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर लेट लतीफे के बीच चिराग पासवान और पशुपति पारस को लेकर तस्वीर कुछ साफ नहीं हो पाई है। मामले पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा कि समय पर ही सब कुछ हो जाएगा। एनडीए गठबंधन पूरी तरह से इंटैक्ट है। इस दौरान अश्विनी कुमार चौबे ने विपक्षी दलों पर टिप्पणी करते हुए कहा कि इंडी ठगबंधन और कांग्रेस का युवराज पप्पू, गप्पू, लप्पू, उत्तर प्रदेश में सप्पू और बंगाल में बुआ की गोद में बैठा लप्पू है। ये लोग खानदानवाद की पार्टी चलाना चाहते हैं। खानदान को कांग्रेस का युवराज खत्म कर देगा। वहीं सीए को लेकर अश्विनी कुमार चौबे ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने जो कानून लाया सदन में पास किया गया है, मुझे इसका कन्वेनर बनाया गया था। हमने कन्वेनर की भूमिका में रिफ्यूजी की हालत को जाकर देखा था। बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से जो हिंदू और अन्य धर्म के लोग हैं, उनके लिए जो शरण है वो भारत है। उनके लिए भारत की नागरिकता के लिए सरल रास्ता बनाया गया है। चिराग पासवान और बस सब कुछ, कोई लड़ाई नहीं है, इंटैक्ट है। इंडिया का, भारतीय जनता पार्टी का एनडीए गठबंधन इंटैक्ट है और पूरी मजबूती के साथ नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में फिर से तीसरी बार जनता आशीर्वाद देने जा रही है और 400 पार, अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार, हम सब है मोदी परिवार। इसलिए पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक अद्वितीय परिवर्तन होगा और ये इंडी ठगबंधन, ऊपर में पप्पू, बड़का पप्पू कांग्रेस का युवराज पप्पू और नीचे भ्रष्टाचारी गप्पू, पप्पू, गप्पू, उत्तर प्रदेश में सप्पू और बंगाल में बुआ के गोद में बैठा हुआ लप्पू। ये लप्पू, पप्पू, गप्पू, सप्पू, लप्पू जो खानदानवाद का पार्टी और सरकार चलाना चाहता है। ये हमारे ही खानदान की पार्टी होनी चाहिए, हमारे ही खानदान का मुख्यमंत्री होना चाहिए, नेता, विपक्ष का नेता। आज बिहार में नेता और विपक्ष का नेता और दोनों हाउस में, तो क्या बिहार में स्किल नहीं है? क्या उस जाति में कोई विद्वान नहीं है? कोई उस जाति में करने लोग नहीं है? ये जनता को ठगने वाला ये इंडी ठगबंधन चूर चूर हो गया, आपस में छिन्न विचिन्न हो गया है। ये कांग्रेस का साया समाप्त हो जाएगा और वो खानदान का वही युवराज कांग्रेस को समाप्त करेगा। सीए चुनावी एजेंडा है, चुनाव से पहले सीए लागू किया गया है। भाई सीए लागू, सीए तो हमने भारतीय संविधान में, मैंने संविधान के दोनों हाउस से सीए को 19 में लाया गया और उसको सर्वसम्मति हम लोगों ने स्वीकृत किया था। सीए पास हो चुका है, उसको लागू करने का जो है प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया है। प्रधानमंत्री जी को जो आप समझ सकते हैं, और मेरा सौभाग्य है कि पार्लियामेंट से उस कमेटी का कन्वेनर भी मैं था। उस कमेटी में कन्वेनर का काम करके पूरे देश के कोने कोने में जा करके उन रिफ्यूजी के हालात को मैंने देखा था, जो पाकिस्तान से, वो बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से, ऐसे हिंदू परिवार, हिंदू के लिए कोई शरण है तो वो भारत ही है। और ऐसे हिंदू परिवार को, ऐसे तमाम जो अफगानिस्तान से आए, बहुत सारे उसमें ईसाई भी है, पादरी भी है, ऐसे सभी लोगों को फिर से भारतीय नागरिकता प्राप्त कैसे हो सकता है, उसका सरल रास्ता अपनाया गया और भारतीय नागरिकता, अब वो भारतीय नागरिक कहलाएंगे। और उसके लिए ये पहल प्रधानमंत्री जी का बहुत ही, यही समय है, सही समय है। भागलपुर में जाम की समस्याओं से निजात दिलाने के लिए जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने शहर में 2 जगह अस्थायी बस स्टैंड बनवाए हैं, एक 0 माइल के पास और दूसरा रिक्शाडीह के पास। वहीं सभी बस चालकों ने एक साथ आज हल्ला बोल प्रदर्शन कर दिया और चक्का जाम कर दिया। सभी बस चालकों ने एक ही बात कही कि जिलाधिकारी ने जहां अस्थायी बस स्टैंड बनवाया है वहां पहले यात्रियों के लिए सड़कों को दुरुस्त करवाएं, पानी की व्यवस्था दुरुस्त करे, बस लगने की समुचित व्यवस्था हो, तभी हम लोग वहां पर बस की सेवा देंगे, अन्यथा यह हड़ताल जारी रहेगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि बस चालकों की यह बात प्रशासन तक कब जाती है और इस पर जिलाधिकारी क्या संज्ञान लेते हैं। एक गाड़ी 25 से 30 लाख है, गाड़ी एक बार लगवाया, फंस गया, बम्पर टूट गया और अभी भी गाड़ी में वहाँ कोई व्यवस्था है ही नहीं, पानी पीने का व्यवस्था नहीं है, न लेटरिन है, न बाथरूम है, न यात्री से व्यवस्था करे, हम लोग वहाँ जाने के लिए तैयार। परेशानी हम लोग को रिक्शाडी में कोई व्यवस्था नहीं है, किसी चीज का व्यवस्था नहीं है। दूसरी बात, ऑटो जो है कि भागलपुर तक हम लोग लोकल गाड़ी है, बरिया भागलपुर है, बांका भागलपुर है, गोड्डा भागलपुर है, सभी ऑटो लेकर पैसेंजर भागे, हम लोग को पैसेंजर रिक्शाडी से होगा नहीं होगा। यात्री के लिए सारा परेशानी यात्रियों के लिए अभी बहुत खराब पूरा स्टेशन पे, रोड पे कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, कोई व्यवस्था नहीं।
कोई सिस्टम नहीं किया, प्रशासन ने कोई बनाया जगह, कोई न नोटिफिकेशन किया है, न कोई कुछ किया है। ऐसे भेज दिया कि जाओ मत कांच। स्ट्राइक किया है बस स्टैंड के लिए, हम लोगों को सुविधा नहीं है और कहता है रिक्शा डी जाने के लिए, वहाँ तो सुविधा दे दे हम लोग चल जाएंगे। क्या दिक्कत परेशानी हो रही है वहाँ पे? वहाँ दिक्कत है कि वहाँ पर कुछ व्यवस्था नहीं है, गाड़ी लगेगा कैसे? एक पानी थोड़ा पूरा गाड़ी तक में फंस जाएगा। गाड़ी अभी जाएगा तो जाके फंस जाएगा। सारा विधि व्यवस्था के साथ में हमको दीजिएगा स्टैंड। एक तो 0 माइल में दिए है तो वहाँ भी कोई सुविधा नहीं है। तो चलो अभी तक हम लोग क्षम किए हुए हैं, उसमें भी अगर नहीं होगा तो फिर वहाँ भी हम लोग हड़ताल कर देंगे। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जांच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी 2 और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में, AB मेडिकल के समीप। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। STPI देश का सबसे बड़ा प्रौद्योगिकी स्टार्टअप का इकोसिस्टम बनने के लिए संकल्पित है और नेशनल पॉलिसी ऑन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स के परिकल्पित नीतियों के सफल क्रियान्वयन से भारत को सॉफ्टवेयर उत्पादक राष्ट्र के तौर पर स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके तहत भारत में कई STPI केंद्र खोले गए। इस बाबत आज भागलपुर की बरारी स्थित मीराचक रोड में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया का केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने फीता काटकर और दीप प्रज्वलन कर विधिवत उद्घाटन कर दिया। अब STPI के कार्य आज से प्रारंभ हो जाएंगे। उद्घाटन सत्र में केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे, संस्थान के महानिदेशक अरविंद कुमार, भुवनेश्वर के क्षेत्राधिकार निदेशक सूर्य कुमार पटनायक के अलावा शहर के कई गण्यमान्य लोग उपस्थित थे। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत एक प्रमुख साइंस एंड टेक्नोलॉजी संगठन है जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ब्लॉकचेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, कंप्यूटर विजन, रोबोटिक्स, गेम के लिए विभिन्न डोमेन के लिए डाटा साइंस एंड एनालिटिक्स, साइबर सिक्योरिटी से उभरते हुए तकनीकी क्षेत्र में और रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टार्टअप निर्माण को बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क 11 करोड़ की लागत से देश में सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हुए और विश्व में एक बड़ा निर्यातक के रूप में भारत बने, यह आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सदिच्छा रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के उनके कृपा से, और बिहार में ये पहला, पटना के बाद ये सॉफ्टवेयर का बड़ा स्थान है। और ये सॉफ्टवेयर पार्क यहाँ भी, दरभंगा में भी, और हमने नायलट प्रोजेक्ट बक्सर में और मुजफ्फरपुर में वो किया है। तो युवाओं के लिए विशेष करके जो एक छत के अंदर सभी बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ आएगी और उनको रोजगार भी मुहैया कराएगी, उनको स्किल भी डेवलप करेगा और देश में और दुनिया में ये सॉफ्टवेयर को निर्यातक के रूप में ये भागलपुर एक मील का पत्थर सिद्ध होगा। यहाँ के युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा वरदान है। 110 सीट बना हुआ है जिसमें कि स्टार्टअप और कोई IT निर्यात करने की कोशिश करेगा तो यहीं पे कर सकता है। यहाँ पे
अभी लगभग 5 कंपनी का अभी रिक्वेस्ट आए हैं, लेकिन मेरे पास है, जैसे कि आईवीज टेक्नोलॉजीज, सिमांटिक टेक्नोलॉजी, डाटामेटिक्स ग्लोबल एंड इंटेलेक्ट एप्लीकेशन सर्विसेज एंड एक सिक्योरिटी सर्विसेज जो है हैदराबाद कंपनी, वो भी रिक्वेस्ट की है। देन अदर जब भी बन जाएगी तो ऑटोमेटिकली बड़ा कंपनी भी यहाँ पे रिक्वेस्ट करने लगेगी। ग्लोबली लोग यहाँ पर ग्लोबली लोग आएंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे निर्यात स्टार्ट हो जाएगा। देन ऑटोमेटिकली जुआ जो यहाँ पे जो अच्छा वाला जो स्टार्टअप है उनको यहाँ पे काम मिलेगी। देन हम तो मेनली जो मेरा निदेशक सीनियर डायरेक्टर बोले हैं, जैसे कि हम लोग रोजगार देने के लिए नहीं, जो रोजगार को करने के लिए यहाँ पे रेडी किए हैं। जैसे कि स्टार्टअप आएगा ऑटोमेटिकली वो एक बनाएगा, एक स्टार्टअप का कोई इनोवेशन आइडिया की बनाएगा, देन ऑटोमेटिकली वहाँ पे रोजगार क्षमता कराएगी वो। शहर को जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए जिला प्रशासन की ओर से ई रिक्शा के लिए कोडिंग की व्यवस्था की गई थी, जिसका चालकों ने विरोध किया था। इसके बाद ई रिक्शा एसोसिएशन और जिला प्रशासन के बीच बैठक कर मसले को सुलझाया गया। ई रिक्शा चालकों की सहमति से शहर में कोडिंग की नई व्यवस्था लागू की गई है। शहर के कंबाइंड बिल्डिंग के समीप अधिकारियों की देखरेख में ई रिक्शा पर कोडिंग की गई ई रिक्शा जिला प्रशासन की ओर से तय स्थान पर ही आवाजाही करेगी। नियम का पालन नहीं करने पर जुर्माना वसूला जाएगा। जाम की समस्या खत्म हो जाएगी सड़कों पर और ई रिक्शा चालकों को भी समस्या नहीं होगी। हालांकि कुछ दिन पहले ये समस्या हो रही थी कि कोडिंग का विरोध हो रहा था, मेरे द्वारा भी किया गया था, मगर कुछ तरह की परेशानी हो गई थी ड्राइवरों के द्वारा, जो ड्राइवर उग्र हो गए थे। मैंने डीएसपी साहब से बात करके इस निर्देश के अनुसार मैं बातचीत किया है, चालकों को भी समझा रहा हूँ कि ये व्यवस्था होने से उनको आसानी होगी और सड़कों पर जाम भी ना लगेगी और सिस्टमेटिक तरह से चलने से रिक्शा को कोई समस्या नहीं होगी। सड़कों पर सुविधा हो जाएगी, यात्रियों की भी सुविधा होगी। ये पहले से भी ये स्टार्ट था, ये डीएम साहब के आदेश के आलोक में। एक्चुअली जनहित में हम लोग यातायात को सुधार में जो भी लोगों के द्वारा पॉजिटिव बातें बताई जा रही है या डायरेक्शन दिया जा रहा है, हम लोग चाह रहे हैं कि जिससे जनमानस को थोड़ा आराम हो चलने में, ट्रैफिक रूल का बढ़िया से पालन हो। जो प्राइवेट बाइकर्स हैं या कार है उसको थोड़ा सहूलियत हो चुकी। टोटो एक जो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आई है बैटरी वाली, तो ये बहुत ज़्यादा संख्या है भागलपुर में, तो इसकी परिचालन जो है यत्र तत्र होता था, तो उसको सिस्टमेटिक तरीके से करने के लिए रूट एक तय किया गया और उस रूट में जिसको जहाँ बेनिफिट हो, जिस भी चालक को, ऑनर को जिसका रूट जिस एरिया में पड़ता है उसको वो दिया जाए, उसके तहत हम लोग काम कर रहे थे। तो बीच में कुछ लोगों ने भ्रांति फैला दी थी, तो अभी मैं उसके जो टोटो एसोसिएशन के नुमाइंदा हैं उनको बुलाया कि भाई इसमें चलाने से, सिस्टमेटिक तरीके से चलाने में चालक को, उसके ऑनर को, सबों को बेनिफिट है, गाड़ी बची रहती है। ऐसे गाड़ी यत्र तत्र भगाते रहते हैं लोग और उसमें लगता है कि कहीं टोटो जाम किया रहता है कभी कुछ लड़के, तो उसका एक दो तरीका होगा इसमें। इस रूट हो जाने से एक तय भी हो जाएगा, वो भी पता चल जाएगा कौन आदमी लाइसेंस वाले हैं। जनरली आप देखेंगे छोटे छोटे बच्चे चलाते हैं या बिना लाइसेंस का कहीं चलाते हैं और बराबर हम लोग जांच करते हैं तो पकड़े जाते हैं, कुछ फाइन होती है, लेकिन वो एक मतलब लगता भी है कि हम लोग का छवि खराब भी जाता है। लेकिन ये डीटीओ साहब के निर्देशन में डीटीओ साहब ने दो अपना स्टाफ दिया हम लोग सपोर्ट के लिए पुलिस के तौर पे, क्योंकि मेरे यातायात का ही काम होगा और यातायात सुचारू होगा तो इससे बढ़िया हम लोग से ज़्यादा इसमें फ़ायदा पब्लिक को जो है सो है। हम लोग को प्रशासन के तौर पे, पुलिस प्रशासन के तौर पे यातायात की हैसियत से थोड़ा सहूलियत होगा। तो इसमें ESI दिए हैं और EMVI करके एक अजीत कुमार, एक राजीव कुमार करके DTO ऑफिस से प्रतिनियुक्त हैं, उनके सपोर्ट के लिए हमने सार्जेंट को भी लगाया। हम लोग भी खुद हैं कि इसमें चालक को समझाने से कि उसको इसमें बेनिफिट है। सिस्टम से चलाने पे क्या होगा, एक रूट में चलेंगे तो आप 4 चक्कर की जगह 5 चक्कर चला सकते हैं, 6 चक्कर चला सकते हैं अगर पैसेंजर है तो। देखिए आपको भी पता है, पैसेंजर को भी पता है कि रूट ये है, इस गाड़ी में बैठने से हम वहाँ चले जाएंगे निर्धारित जगह पे। मान ली कि आपको सबौर जाना है, सबौर की जो कोडिंग रहेगी उस पर बैठिएगा तो सबौर चले जाएंगे। तिलका मांझी कोडिंग पे बैठना है तो उस पर चले जाएंगे, तो आसान होगा। बड़े बड़े टाउनों में देखते होंगे बस उसका परिचालन, तो चूँकि गाड़ियाँ यहाँ छोटी टोटो बहुत है, इसके लिए हम लोगों ने ये पॉजिटिव चीज़ है और इसमें सबको सहभागी बनाए हैं।
भागलपुर के जगदीशपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत दीननगर पुरैनी में नदी में डूबने से 4 बच्चों की मौत हो गई। यह घटना तब हुई जब एक बच्चा स्नान करने के दौरान नदी में डूबने लगा। तभी दूसरे बच्चे ने उसे बचाने की कोशिश की, वो भी डूबने लगा। फिर तीसरे बच्चे ने जब देखा तो वो भी नदी में कूद पड़ा, मगर वो भी नदी की धार में समाने लगा। फिर चौथे बच्चे ने कूदकर तीनों की जान बचानी चाहिए, लेकिन चारों बच्चे एक एक कर नदी में समा गए। जिन बच्चों की नदी में डूबने से मौत हुई उसमें 12 वर्ष का मोहम्मद शहनवाज, 8 वर्ष का मोहम्मद अरबाज, 8 वर्ष का मोहम्मद ढिल्लो और 14 वर्ष का मोहम्मद सेफ है। इसमें 3 बच्चे एक ही परिवार के हैं। फल विक्रेता मोहम्मद साबिर ने बताया कि 2 बच्चे मेरे हैं और 1 साल का है जिसका देहांत हो गया है। चौथा भी इसी गांव का है। वहीं इस घटना के बाद पूरा इलाका गमगीन है। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर सबको अपने कब्जे में ले ली है। वहीं पूरे दीननगर पुरैनी में मातम का माहौल है। चारों बच्चों में 3 की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। वहीं चौथे बच्चे की मौत इलाज के दौरान मायागंज अस्पताल में हो गई। तक मेरे पास में मेरा बेटा है, ठीक है, तो हम बेचने आते हैं ठेला पर सामान, पूरा पुरानी घूम के बेचते हैं, ठीक है। तो 12 बजे था मेरे पास में बेटा, तो हम बेटा बोले बेटा घर जाओ, आज तुम स्कूल गए ना हो, ठीक है, घर में रहना। उसका अम्मी भी बोली थी कि घर में रहना, कहीं जाना नहीं है। वो सेब खा रहा था, सेब खाते खाते छोड़ के चला गया। तीनों का तीनों गया। तीनों का नाम क्या क्या था? एक तो का अरबाज नाम है, एक तो का शहनवाज नाम है, एक तो नाम है दिल्लो, उसमें एक तो साला है मेरा। दिल्लो जो है वो आपका साला बोल रहे साला है, वो आज ही आया था। कहाँ घर है? गोगरी जमालपुर रामपुर, गोगरी जमालपुर। हाँ, रजिस्ट्री मोड़। घटना कैसे हुआ? घटना नदी में डूबा सर। हम बस्ती में बेचने गए थे, फल फ्रूट बेचते हैं, पूरा साल बेचते हैं, नारियल वगैरह ठेला पर घूम के बेचते हैं। आपको पता कैसे चला? हमको फ़ोन किया आदमी लोग कि आपका लड़का डूब गया। सर हम दौड़ते हुए वहाँ से छोड़ के, ठेला भी मेरा वहीं पड़ा हुआ है बस्ती में, हम वहाँ से चले आए। एक बच्चा और एक बच्चा और है, तो उसके बारे में हमको मालूम नहीं है सर। उम्र सबका कितना था? वो भी उधरे का है, हम सुने हैं अभी तुरंत बोली बच्चे सर। का उम्र कितना कितना है? बच्चा का 12 साल होगा, एक तो का 9 साल होगा, एक तो का 7-8 साल लगभग होगा। साला जो है उसका 7-8 साल। 7-8 साल होगा। बड़का बेटा मेरा 12 साल का। भागलपुर जिला अंतर्गत गोराडीह प्रखंड स्थित छोटी मोहनपुर में आग लगने से 15 घर जलकर राख हो चुका है। देखते ही देखते आग इतनी उग्र हो गई कि ग्रामीण खाने का सामान भी नहीं बचा सके। आग ने अपने चपेट में नकदी, जेवरात, पशु आदि को ले लिया। मौके पर एक छोटी दमकल गाड़ी पहुंची और किसी तरह आग पर काबू पाया गया, परंतु तब तक लाखों का नुकसान हो चुका था। ग्रामीण आग लगने का कारण नहीं बता पा रहे हैं, परंतु कयास लगाया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी होगी। बहरहाल पीड़ित परिवार रोते बिलखते नजर आ रहे हैं। वे कहते हैं कि अब रहना तो दूर, खाएंगे क्या, यह भी समझ से परे हैं। वहीं खबर लिखे जाने तक घटनास्थल पर कोई जनप्रतिनिधि या अंचल और प्रखंड के पदाधिकारी नहीं पहुंचे थे। हल्का फुल्का कैसों में रहा इंस्टेंस। भागलपुर के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के भीरखुर्द पंचायत के उदाडी गांव में एक युवक के लापता होने का मामला सामने आया है। वहीं इस मामले में लापता युवक सोनू कुमार की माता रीना देवी ने बताया कि 10 मार्च को हमारे पुत्र सोनू कुमार उम्र 21 वर्ष जो घर से फरार हो गए हैं, जो पूरे परिवार में खोजबीन करने पर कोई पता नहीं चल पाया है। इस मामले को लेकर सुल्तानगंज थाने में लिखित आवेदन देकर पुत्र सोनू कुमार की बरामदगी का गुहार लगाई है। पुलिस पूरे मामले को देखते हुए लापता युवक सोनू कुमार की खोजबीन में जुट गई है। क्या हुआ है? ऐसे पैसा मंगाने दिए तो चल गया। कौन लड़का? क्या नाम है? सोनू कुमार। उम्र कितना है? 21 साल। कब भागा है? 10 तारीख को। 10 तारीख से घर नहीं आया है? ना। सब जगह खोजे नहीं मिला? नहीं। थाना में दिए आवेदन? दिए। सुल्तानगंज नगर परिषद सुल्तानगंज के सभागार में कार्यपालक पदाधिकारी प्रफुल्ल चंद्र यादव का स्थानांतरण होने के बाद विदाई समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता नगर सभापति राजकुमार गुड्डू ने की। वहीं मौके पर उप सभापति नीलम देवी, थाना अध्यक्ष प्रियरंजन, लोजपा प्रखंड अध्यक्ष मनीष कुमार सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। नगर सभापति राजकुमार गुड्डू एवं उप सभापति नीलम देवी ने कार्यपालक पदाधिकारी प्रफुल्ल चंद्र यादव के कार्यों की सराहना की और कार्यपालक पदाधिकारी प्रफुल्ल चंद्र यादव के कार्यों की सराहना करते हुए नगर सभापति राजकुमार गुड्डू, उप सभापति नीलम देवी एवं सभी वार्ड पार्षद को शुभकामनाएं एवं बधाई दी। साथ ही सभी लोगों ने मिलकर होली मिलन समारोह भी मनाया और एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर शुभकामनाएं और बधाई दी।
देखिए, मेरा कार्यकाल बहुत छोटा रहा। मैं श्रावणी मेला के प्रारंभ हुआ था, उसी समय मैं यहाँ योगदान दिया था। योगदान के क्रम में जिला अधिकारी का आदेश था जो आप और जो पूर्व से यहाँ हैं उनसे समन्वय स्थापित करके उनसे काम कराएं, आप सहयोग करें और मॉनिटरिंग करें। बार बार जिला पदाधिकारी का आना जाना होता था, वो यही कहते थे मैं तुमको जानता हूँ, कैसे होगा तुम जानते हो। चार्ज होना अलग बात है, लेकिन मेरा कार्य प्रारंभ 6 जुलाई से मेरा प्रारंभ हो गया। बहुत कम समय मौका मिला, जो भी क्षमताएं थी, जो भी समस्या देखने को मिला, हम लोग उस पर तत्पर एक्शन लिया। जैसे दक्षिणी क्षेत्र में जल जमाव की समस्या थी, उसको से समन्वय स्थापित करके जिला पदाधिकारी से मिल के सभापति जी हम लोग ने DPR बना के विभाग को भेजा। जो 87 करोड़ की कुछ योजनाएँ हैं, वो बहुत क्रोनिक समस्या थी यहाँ के लिए जल जमाव। तो अब वो उसमें भी अग्रतर कार्रवाई करने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। जो छोटी छोटी बातें थी हम लोगों ने कदम रखा था, जो आगे श्रावणी मेला को किस तरह से अच्छा ढंग में किया जाए, और वो उसमें आगे हम लोग बढ़े हुए हैं।